Students, good morning. Today I'll be discussing, up till now we have discussed the different methods to solve simultaneous equations with the help of matrix method. Mainly there were दो methods थी जिसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें से एक मेथड जो थी इन्वर्जन मेथड थी, इन्वर्स मैट्रिक्स को यूज़ करती थी, और जो दूसरी मेथड थी वो हमारी रिडक्शन मेथड थी, जिसमें मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना पड़ता था. नाउ आई एम कमिंग टू दी वर्ड प्रॉब्लम्स. मैं इसके वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ रहा हूँ. मैथमेटिक्स जिनको जमता है उनको वर्ड प्रॉब्लम्स कभी दिक्कत नहीं जाती. वर्ड प्रॉब्लम्स इज़ एन एक्सटेंडेड पार्ट, सिर्फ एक एक्सटेंडेड पार्ट रहता है. लेकिन जिसको इंग्लिश की दिक्कत है, अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती, उसके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा चैलेंजिंग बन जाते हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स, मैं बचपन से ये वर्ड प्रॉब्लम्स देखा जाए तो आप 7th 8th से सॉल्व करते हो. वर्ड प्रॉब्लम्स पेपर में आते भी हैं, 12th में भी आते हैं, है ना, और इस चैप्टर से एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा ही पेपर में. एज सच वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत आसान रहते हैं मेरी नज़र में. वर्ड प्रॉब्लम्स को अगर देखा जाए तो वर्ड प्रॉब्लम्स कभी कठिन नहीं रहते. लेकिन यह है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे, ये बात समझ में आनी चाहिए. वर्ड प्रॉब्लम्स में जो पंक्चुएशंस रहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एक फुल स्टॉप दिख रहा है, ये फुल स्टॉप दिख रहा है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है पंक्चुएशंस का. हर एक फुल स्टॉप तक, मतलब आपको एक वर्ड प्रॉब्लम में फुल स्टॉप के आगे जो पीछे जो सेंटेंस लिखा दिख रहा है वो अपने आप में एक इंफॉर्मेशन अपने अंदर छुपा के रखता है. आपको वो इंफॉर्मेशन समझ में आ गई तो आप उस सेंटेंस से एक इक्वेशन बना सकते हो. याद रखो, वर्ड प्रॉब्लम्स हमेशा फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप काम करते हैं. हर एक फुल स्टॉप के पहले जो इंग्लिश लेटर्स लिखे गए हैं, सेंटेंस बनाए गए, वो अपने आप में एक इक्वेशन छुपाए हुए हैं अपने अंदर. आप वो सेंटेंस को समझ लो, आपकी इक्वेशन बन गई. और ये कहानी एक फुल स्टॉप से चालू होती है और दूसरे फुल स्टॉप तक. मतलब अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो जो ये सामने, ये मेरी एक्सरसाइज पुरानी बुक का 3rd क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, तो इसमें ₹60 के बाद में फुल स्टॉप है, मुझे क्लियर दिख रहा है, फिक्स्ड. और पहली लाइन क्या कह रही है? द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल, 3 डजन पेन एंड 2 डजन इरेजर इज 60. मतलब आप 4 डजन पेंसिल खरीद के लाए, 3 डजन पेन खरीद के लाए और 2 डजन इरेजर खरीद के लाए, तो आपने सामने वाले को 60 रुपीज़ दिए और फुल स्टॉप आ गया. मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसने अपने अंदर एक इक्वेशन बना ली है. आपको वो इक्वेशन को सिर्फ पेपर पे लिखना है. नेक्स्ट वाला सेंटेंस क्या था? द कॉस्ट ऑफ 2 डजन ऑफ पेंसिल्स, फुल स्टॉप के आगे, मतलब अब ये नई इक्वेशन बनाने वाला सेंटेंस है. द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल, 4 डजन पेन एंड 6 डजन इरेजर इज ₹90. ठीक है. फिर उसने कॉमा लगाया है और फिर उसने बोला है वेयर एज द कॉस्ट ऑफ 6 डजन पेंसिल्स, 2 डजन पेन एंड 3 डजन इरेजर इज 70. मतलब देखा जाए तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस मेरी फाइंड आउट हो रही हैं. अब देखिए मैं इक्वेशन बनाता कैसे हूं, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन को, प्लीज सी टू इट. क्वेश्चन स्टार्ट था, द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल, 3 डजन पेन एंड 2 डजन इरेजर इज ₹60. मतलब मैंने अज्यूम करा इसके सॉल्यूशन में, लेट 1 डजन पेन प्राइस बी X rupees. Let 1 dozen pen price be X rupees. Similarly, let 1 dozen eraser price be Y rupees.
और लेट 1 डजन पेंसिल प्राइस बी Z रुपीज़, है ना। तो मैंने ये 1 डजन की प्राइसेस अज्यूम कर ली। अब आइए फर्स्ट सेंटेंस पे, जो कि हमारा सेंटेंस था। क्या था हमारा फर्स्ट सेंटेंस? 4 डजन पेंसिल। अब 1 डजन पेंसिल की प्राइस आपने अज्यूम करी है X, तो 4 डजन पेंसिल, 3 डजन पेन और 2 डजन इरेजर की प्राइस है 60 रुपीज़। ध्यान से देखना, 4 डजन पेंसिल, पेंसिल को मैंने Z से रिप्रेजेंट करा है, तो मेरी इक्वेशन बनी 4Z, क्योंकि 4 डजन पेंसिल था वहाँ पे। 3 डजन पेन, पेन को मैंने काय से रिप्रेस करा? 1 डजन पेन को X, उसने कितने पेन लिए हैं? 3 डजन, 3X। और 2 डजन इरेजर्स, 2 डजन इरेजर्स, और इसका प्राइस है 60। मतलब मैंने इक्वेशन बनाई 3x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 60। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट फुल स्टॉप तक को समझा और वहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अब नेक्स्ट मेरा रिक्वायरमेंट था, नेक्स्ट मुझे था द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल्स। पेंसिल की कॉस्ट मैंने Z मानी है, 1 डजन पेंसिल की कॉस्ट मैंने Z मानी है, तो 2 डजन पेंसिल मतलब हो गया 2Z। 4 डजन पेन, 1 डजन पेन की प्राइस X मानी है, तो 4 डजन की प्राइस हो जाएगी 4X। और 6 डजन इरेजर्स इज 90, मतलब 4x प्लस 6y प्लस 2z इज इक्वल टू 90। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। कॉमा, पंक्चुएशंस का मैंने आपको बताया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रहता है ये वर्ड प्रॉब्लम्स में। अभी कॉमा के बाद में लास्ट सेंटेंस आ रहा है, वेयर द कॉस्ट ऑफ 6 डजन पेंसिल्स, ये वाला सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। वेयर इज द कॉस्ट ऑफ 6 डजन पेंसिल्स, 2 डजन पेन्स and 3 dozen erasers, whereas the cost of 6 dozen pencil, 1 डजन पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? एक Z है, तो 6 डजन पेंसिल की कॉस्ट 6Z, है ना। 2 डजन पेन, 1 डजन पेन की कॉस्ट है X, तो 2 डजन पेन की कॉस्ट होगी 2X। और 3 डजन इरेजर, 1 डजन इरेजर की कॉस्ट है Y, तो 3 डजन इरेजर की कॉस्ट 3y इज इक्वल टू 70। मतलब 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 70। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 2 3। तीनों इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिख लो। एक हो गया 3x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 60। दूसरी इक्वेशन बनी 4x प्लस 6y प्लस 2z इज इक्वल टू 90। और तीसरी इक्वेशन बनी 4x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 70। अब आपको एक्स वाई जेड 1 डजन पेंसिल्स के प्राइस निकालने, सब चीज़ों के 1 डजन के प्राइस निकालने, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। कोई भी मेथड लगा सकते थे इफ़ यू वांट, आप चाहें तो रिडक्शन मेथड लगा सकते थे, इन्वर्जन मेथड लगा सकते थे। यहाँ से ए एक्स और बी वाला मैट्रिक्स हम चूज़ करेंगे। तो ए मैट्रिक्स तो मेरा बन जाएगा बराबर, मेरा ए वाला मैट्रिक्स बन जाएगा बराबर 3 2 4। ए विल बी इक्वल टू 3 2 4 4 6 2 4 6 2। देखो 3 2 4
4 6 2 और 2 3 6 2 3 6। मेरा वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं, तो मेरा एक्स वाला मैट्रिक्स बन जाएगा एक्स विल बी इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड, और जो मेरा बी वाला मैट्रिक्स है दैट इज द कांस्टेंट टर्म, वो बन जाएगा 60 90 70। तो मेरा जो बी वाला मैट्रिक्स है दैट विल बी 60 90 एंड 70। आ गए ये तीनों मैट्रिक्स। अब आप ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वाला फंडामेंटल लगाइए एंड गेट द रिजल्ट डन। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको इक्वेशन बन गई, तो अब सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब आप इन्वर्जन मेथड या रिडक्शन मेथड, कोई भी एक मेथड लगाकर इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको इक्वेशन को इंटरप्रेट करते आना चाहिए, उस सेंटेंस को इंटरप्रेट करते आना चाहिए इक्वेशन के फॉर्म में। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसमें मैं एक 5th नंबर का क्वेश्चन है, पहले आपसे वो डिस्कस करता हूँ कि 5th नंबर का क्वेश्चन आपको कैसे करना चाहिए था। तो यू प्लीज सी टू इट। पहले देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? ये मेरा पुराना बुक का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 2.3 है उसमें, उसका 3rd क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, है ना। आपकी बुक में देखिएगा ये क्वेश्चन होगा, नई बुक में भी, तो वो उसमें प्लीज़ रेफर करिएगा। मैं फिर से मेरी बात कहता हूँ, हमेशा जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए, वर्ड प्रॉब्लम को आराम से पढ़ो। फुल स्टॉप तक तो बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जहाँ तक फुल स्टॉप है वहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इक्वेशंस के बारे में। तो धीरे धीरे एक एक सेंटेंस को पढ़कर इक्वेशन को बनाने की कोशिश करो। भागो मत उसको, पूरा सवाल पढ़ने से नहीं, एक बार पूरा पढ़ लो और फिर उसको बाद एक एक सेंटेंस को पढ़कर फिर से पढ़ो उसको, और एक एक सेंटेंस को पढ़कर इंटरप्रेट कर कर उसका मैथमेटिकल लॉजिक उसमें बनाने की, या मैथमेटिकल स्टेटमेंट उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ये प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन का काम नहीं है। जिन लोग से बन जाता है उनसे बन जाएगा, लेकिन जिनको दिक्कत आती है, अंग्रेजी की दिक्कत है, तो वो वाली दिक्कत को दूर करना पड़ेगा, वो बात समझ के लेनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए, ओके।